तो आगे हमारा केस आता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट टैबलेट्स मैन्युफैक्चर का। इसमें क्या हुआ था, अब ये 3-4 जो केस दिए हुए ना, इसके अंदर इन्होंने यही बताया कि आइडेंटिकल बिड लगा दी थी बिडर ने। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि बिना मिली भगती के कोई बिल्कुल सेम रेट बोल दे। मान लो 20 कंपनी को गवर्नमेंट ने बोला कि आप ना रेट लगाएं, बिड लगाएं कि आप हमारे को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो आप कितने में कर दोगे? तो मतलब 20 कंपनी को बोला, 20 की 20 कंपनी ने सेम टू सेम रेट दे दिया। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो 3-4 केस दिए हुए हैं, इसमें सब में कॉमन ही वो पर्पस था। क्या हुआ था इनके साथ, देखते हैं चलो। एल्यूमिनियम फॉस्फेट टैबलेट मैन्युफैक्चर में क्या होता है, डायरेक्टर जनरल एट द ऑर्डर ऑफ कमीशन एग्जामिन द एलिगेशन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द एमएस एक्सेल कॉर्पोरेशन केयर लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फेट लिमिटेड, सनिध्या ऑर्गेनिक केमिकल टू बिकम ए पार्ट ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट वोलेशन 3 करा था इन्होंने कार्टेल बना के। क्या होता, इट वाज नोटेड आइडेंटिकल बिड प्राइस इज नॉट पॉसिबल अनलेस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रायर एंड कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर भी क्या हुआ था, उन्होंने ना सबने सेम रेट दे दिया था, और ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग बिल्कुल सेम रेट लगा दें बिना मिली भगती के। फर्दर कॉमन एंट्री इन द प्रीमाइसेस ऑफ एफसीआई बिफोर सबमिशन ऑफ बिड इज आल्सो वैलिड एविडेंस ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टीज। तो कंपनी ने क्या करा था, कमीशन ऑफ इंडिया ने 9% पेनल्टी लगा दी थी इनके ऊपर। ऐसे एक और केस आया बीपी करेगा, ये देखते हैं। ए टेंडर नोटिस वाज फ्लोटेड बाय साउथ ईस्टर्न रेलवे प्रोक्योरमेंट ऑफ एंटी, सब में यही हुआ था देखना। अब इसके अंदर भी इन्होंने सेम रेट लगा दिया था, ये देख लो। 29 फर्म थी इसके अंदर, 29 फर्म के अंदर बिल्कुल जो रेट बताया था ना कि हम इतने में काम कर देंगे आपको, 66.49 टू 66.51 था। और अब ये लगा लो कि उसमें से 29 में से 17 बिड तो ऐसी थी जिनका कवर लेटर भी बिल्कुल सेम था, और 5-6 फर्मों का तो साइन भी सेम एक ही बंदे ने किए हुए थे, बिल्कुल सेम मैचिंग हो रही थी। तो यहाँ से उसको कमीशन को पता चल जाता है यहाँ पे कोई गड़बड़ी है। ये सारे मिली भक्ति है, मिल के इन्होंने काम करे, कार्टेल की रेट हुआ होगा यहाँ पे। और देखते हैं केस एलिड कार्टेलाइजेशन इन द मैटर ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेस टू डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क इंडियन रेलवे। यहाँ पे भी ये देख लो, 3 बिडर थे, सेम आइडेंटिकल बिड लगा दिए। उसके बाद वही वर्टिकल एग्रीमेंट दिया हुआ है, वर्टिकल एग्रीमेंट ये हम देख चुके हैं पहले भी। अब देखो इसके, अब आप इसके देखते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट के केस देखते हैं। मोहित मंगलानी फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस था। इसने क्या बोला था, इट वाज एलिज्ड दैट ई कॉमर्स वेबसाइट आर इंडल्ज्ड इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस थ्रू एक्सक्लूसिव नेचुरल एग्रीमेंट विद सेलर और मैन्युफैक्चरर। इसका कहना था कि ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं ये ना एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट कर लेती हैं, एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट कर लेती हैं। वन प्लस के जो वो हैं मोबाइल, वो सिर्फ अमेजोन के थ्रू ही बेचे जा रहे हैं। तो इन्होंने ना कुछ केस वगैरह कर दिया था। कंज्यूमर आइदर हैव टू बाय एज पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस मेंशन बाय द ई कॉमर्स पोर्टल और नॉट टू बाय। अब देखो वेबसाइट के थ्रू अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट होता है, वो ना क्या कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है। और हमने तो ये भी बताया यहाँ प्रोन्स और कॉन्स के हैं, तो आप बिल्कुल उसकी पूरी बाइफर्केशन चेक कर सकते हो। अमेजोन पे क्या रेट चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे क्या चल रहा है, स्नैपडील पे क्या रेट चल रहा है, तो आप बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हो। हमने आपको ये तो कहा ही नहीं भी आपने हमारे से ही खरीदना है जब हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, ऐसा कोई तो था ही नहीं इसके अंदर। तो कमीशन ऑब्जर्व दैट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर टू कंपेयर द प्राइसेस एज वेल एज प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट। इट ऑफर डिलीवरी राइट ऑफ द डोर स्टेप कंज्यूमर, देयरफॉर इट डज नॉट अपीयर दैट एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लीड टू एन एप्रिशिएबल एडवर्टाइजमेंट। हमारे को ऐसा दिखा ही नहीं। तो हमारे को ना बस ये बिल्कुल एक बार आप केस को हाईलाइट करके रखो, पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा ना ऐसा ई वेबसाइट वाला कोई, तो हमारे को इस केस की रेफरेंस देनी है, बस याद कुछ भी नहीं करना। ऐसे अब शमशेर कटारिया का एक केस आ रहा है, ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन रिफ्यूजल टू डील का केस है। इसमें क्या हुआ था, पेनल्टी लगाई थी 14 मेजर कंपनीज के ऊपर। ये क्या कर रहे थे अपने, वो कह रहे थे कि हम ना टायर नहीं देंगे अपने, वो हम ही बेचेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को टायर ही नहीं दे रहे थे अपने, तो उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कार्टेल है, ये आप नहीं कर सकते, ऐसे रोक नहीं लगा सकते, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। ये हमारी एक्सेप्शन थी, हम पहले भी देख चुके हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इन केस में आप कर सकते हो। आपके पास किसी चीज़ का कॉपीराइट है, वो कोई दूसरे को यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर रोक लगा सकते हो कि मैंने ये मेरा कॉपीराइट है, इसके ऊपर मेरा पेटेंट लिया हुआ मैंने, वो आप रोक लगा सकते हो। जो आपने डिज़ाइन क्रिएट करा है वो आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसमें कोई वोलेशन नहीं मानी जाती। और एक्सपोर्ट गुड्स कर रहे हो जिसका इंडिया के ऊपर इफेक्ट ही नहीं जा रहा, जो इंडिया की मार्केट को अफेक्ट ही नहीं कर रहा, वो हम यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट मानते ही नहीं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है, अपना रिवाइज हो गया। आज हमारा टॉपिक आता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, नो एंटरप्राइज और ग्रुप शैल अब्यूज इट डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट इज नॉट कंसीडर बैड पर से, डोमिनेंसी गलत नहीं है। अब मान लो आपकी कोई मार्केट के अंदर आपने कोई प्रोडक्ट निकाला है और पूरी मार्केट में बिक रहा है, मोनोपोली क्रिएट हो रही है, डोमिनेंस क्रिएट हो रही है। डोमिनेंस क्रिएट होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप उसका गलत यूज़ करते हो ना, मिस यूज़ करते हो, उसकी वजह से आपके दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके ऊपर इफेक्ट जाता है, तो दिक्कत है। Abuse is stated to occur when enterprises or group of enterprises use its dominant position in the relevant market exploitative manner या exclusionary manner। मिस यूज़ नहीं करना आपको। कैसे कैसे कर सकते हैं आप मिस यूज़, अनफेयर डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इन परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्राइस को लेकर कर सकते हो,
प्राइस में यानी कि प्रीडेटरी प्राइस, कॉस्ट से भी कम का बेचना, ये भी अपना टॉपिक आएगा प्रीडेटरी का अगले पेज पे। लिमिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना किसी भी टाइप से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज में लिमिटेशन लगा देना भी तो हम ही करेंगे, हमारे से ही खरीदो, किसी और को करने ही ना देना। साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू गुड सर्विस, इंडल्ज इन प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस इन एनी मार्केट, किसी को मार्केट में आने से रोकना, इंडल्ज होना गलत प्रैक्टिसेस में। तो ये 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, जिससे आप डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट होती है आपकी। डोमिनेंट पोजीशन मींस स्ट्रेंथ एंजॉयड बाय एन एंटरप्राइजेज रेलेवेंट मार्केट के अंदर, एक रेलेवेंट मार्केट के अंदर रेलेवेंट प्रोडक्ट में आपकी कोई डोमिनेंसी होना। अब पेपर के अंदर डोमिनेंट का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर, आंख मीच के इसको हाईलाइट कर लो, 5 स्टार लगा लो यहाँ पे। डोमिनेंस का कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाए, डोमिनेंस पूछ ले जहाँ पे, आपको ये फैक्टर लिखने हैं, 2 नंबर सिर्फ इसी के ही हैं आपके। 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर इंस्टीट्यूट सिर्फ इसी चीज़ के देखते हैं, और हम सीधा आंसर लिख के आ जाएंगे, फैक्टर नहीं लिख के आएंगे तो 2 और 5 में से 3 नंबर में ही चेकिंग होगी अपनी। अब 3 में से आएंगे, 2 नंबर आएंगे नहीं अपने, तो फैक्टर लिखने जरूरी है, चाहे वो पूछे चाहे ना पूछे। ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, अपने को याद नहीं करने, जैसे मार्केट शेयर, साइज के हिसाब से, इकोनॉमिक पावर के हिसाब से, वर्टिकल इंटीग्रेशन के हिसाब से। ये फैक्टर हैं जो ये पता लगा, आप जिससे पता लगा सकते हैं कि डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है। प्रीडेटरी प्राइस आ रहा है, प्रीडेटरी प्राइस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भरा पड़ा है ये क्वेश्चन के अंदर। प्रीडेटरी प्राइस का मतलब होता है अगर आप अपना प्रोडक्ट कॉस्ट से भी कम पे बेच रहे हो तो उसको बोला जाता है कि आप प्रीडेटरी प्राइस में अपना सामान बेच रहे हो। Predatory price means the sale of a goods or provision of service at a price which is below the cost determined by the regulator production of the goods provision of service with a view to reduce competition। अब कंपटीशन को खत्म करने के लिए, कंपटीटर को एलिमिनेट करने के लिए अपनी कॉस्ट से भी कम पे बेच देते हो। अब बहुत लोगों के मन में ना जियो का दिमाग आ जाता है। जियो का एग्जांपल, जियो ने जब जियो निकाली थी ना, मुकेश अंबानी ने जब जियो सिम निकाली थी, तब उसकी डोमिनेंसी नहीं थी, वो नया प्रोडक्ट था। डोमिनेंसी आज है उसकी, आज अगर वो मिसयूज करता है ना उसका किसी की वजह से, तो वो कंपटीशन एक्ट में फंसेगा। जब जियो प्रोडक्ट आया था, जियो की सिम आई थी, तब तो डोमिनेंसी थी नहीं उसकी मार्केट के अंदर, वो तो नया प्रोडक्ट था, तो इसलिए वो प्रीडेटरी प्राइस में फंसा नहीं था। और वैसे भी वो मुकेश अंबानी है, लो बनाता है वो, तो उसकी वजह से लो बनते हैं। प्रीडेटरी इज एक्सक्लूसिवली बिहेवियर कैन बी इंडल्ज्ड इन ओनली बाय द एंटरप्राइजेज हैविंग डोमिनेंट पोजीशन इन कंसर्न रेलेवेंट मार्केट। मेजर एलिमेंट इन्वॉल्वड इन द डिटरमिनेशन ऑफ प्रीडेटरी बिहेवियर, चलो देख लेना। ग्रुप अब दिया, ग्रुप का मनी, अब्यूजिव डोमिनेशन, एक्सक्लूनेटिव, एक्सक्लूजनरी। चलो अब केस दिया हुआ अपने को, ये केस में क्या हुआ, सीसीआई डिसीजन रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट जियोग्राफिक मार्केट। अब अपने को ये सीखना है जियोग्राफिकल मार्केट और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या होते हैं। तो ये डीएलएफ का केस हुआ था, डीएलएफ ने गड़बड़ करी थी लोगों के साथ एक बार, तो गुड़गामा के अंदर की प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने गड़बड़ करी थी। अब उसके बाद डीएलएफ कहता है कि मेरी गुड़गामा की बजाय वर्ल्ड वाइड पूरी सेल देखो, वर्ल्ड वाइड सेल थोड़ा दिखेंगे तेरा, रेलेवेंट मार्केट गड़बड़ हुई कहाँ पे, गुड़गामा के अंदर, तो तेरी इस टाइम इस केस की रेलेवेंट मार्केट गुड़गामा है। और रेलिवेंट प्रोडक्ट इस टाइम क्या है कि तूने इनसे कोई सर्विसेज का काम बोला था और वो उसके अकॉर्डिंग नहीं करा, ठीक है, जो पर्टिकुलर काम के लिए तेरे को ये पकड़ा, जिसमें तूने इंडल्ज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस करी हैं, वो तेरा रेलिवेंट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन आया था, अब मान लो एक केस स्टडी दी हुई है पीछे अपने यहाँ पे केस स्टडी डाइजेस्ट में, डीएलएफ की जगह उन्होंने यहाँ पे बीएलएफ लिख दिया बस, और सारा का सारा यही केस स्टडी है। पेपर के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, यही केस स्टडीज होंगे, नाम चेंज करके आएंगे, बस अपने को ना पता होना चाहिए भी ऐसा कोई केस स्टडी थी वहाँ पे, इसकी रेफरेंस देके वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाने। बाकी तो सारा क्वेश्चन का क्वेश्चन ही छपा हुआ है, नीचे आंसर में डीएलएफ का केस रेफरेंस कर दे देना बस। इसलिए आपको ना बस पता होना चाहिए भी ऐसा ये केस हुआ था, उसमें ये हुआ था बस। अब रेलिवेंट जियोग्राफी और मार्केट के ऊपर जो केस है वो डीएलएफ का है, कोई भी क्वेश्चन पेपर केस स्टडी में आ जाए इसकी रेफरेंस डाल देंगे आप। ऐसे पेपर के अंदर कोई कोयल से रिलेटेड कोई केस आ जाए, कोयल से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी बन के आ जाए, तो वो आप अगला वाला डाल देंगे, महाराष्ट्र स्टेट पावर कॉर्पोरेशन वाला। अब इसमें क्या हुआ था, इट फाउंड दैट सीआईएल ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केट फोर्सेस थ्रू द सब्सिडरी एंजॉय डोमिनेंस इन रेलेवेंट मार्केट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ नॉन कुकिंग कोयल ऑयल इन इंडिया। सब्सिडरी के थ्रू मिलकर इन्होंने कोई घपला करा था, इंपोजिंग अनफेयर डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इन द सप्लाई ऑफ नॉन कुकिंग कोयल। तो सीसीआई ने इसके ऊपर पेनल्टी लगाई थी 52.20 करोड़ रुपए की बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर फॉर क्रिकेट। अब अगला क्या कह रहा है, ये नीचे अलग केस है। और फरवरी 2013 के अंदर सीसीआई ने 52.20 करोड़ रुपए लगाई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब क्रिकेट का कोई केस आ जाए तो अपने को पता होना चाहिए इस पेज पे क्रिकेट का एक केस है, याद नहीं करना, क्रिकेट से रिलेटेड कोई केस आएगा अपने को ये बस रेफरेंस डालनी है वहाँ। ऐसे ही गूगल से रिलेटेड कोई सर्च इंजन से रिलेटेड कोई केस आ जाए तो अपने को यहाँ पे रेफरेंस डालनी है। गूगल के ऊपर ना पेनल्टी लगाई थी 135.86 करोड़ रुपए की। ये क्या था कि आप कुछ भी सर्च मारते ना, गूगल है, गूगल इंजन है, आप सर्च मारोगे ना वो पर्टिकुलर आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा। आप इसके ऊपर ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब गूगल, मान लो आप लिखा कि मुझे मोबाइल चाहिए तो आपने मोबाइल सर्च करा। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने एबीसी कंपनी है, कोई एबीसी नाम का मोबाइल आता है, उसने गूगल के साथ टाइप कर लिया भी ऐसे है। कोई भी बंदा मोबाइल सर्च करे ना, सिर्फ मेरे मोबाइल ही वहाँ पे आनी चाहिए सर्च इंजन में। तो अगर कोई ऐसा, अगर आप कोई किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कमीशन ने इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि तो डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा रहा है। तेरी डोमिनेंस ही है, सारे गूगल ही खोलते हैं, गूगल के अलावा कोई भी सर्च इंजन नहीं खोलता कोई दूसरा। अब उसके ऊपर सर्च करेंगे तो उनको फिर वही प्रोडक्ट दिखता है जो तू दिखाना चाहता है।
तो ऐसे डोमिनेंस पोजीशन का आपको फायदा नहीं उठाना। आई होप आपको डोमिनेंस का मतलब समझ आ गया होगा, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंसी होना गलत नहीं है। अब गूगल है, उसकी डोमिनेंसी है। सिर्फ हर मोबाइल के अंदर आप गूगल ही करते हो, गूगल पे ही सर्च करते हो, कोई भी आपको चीज़ सर्च करनी है आप गूगल पे सर्च करते हो। हालांकि सर्च इंजन और भी होते हैं। अब गूगल की डोमिनेंसी है, लेकिन अगर ये मिसयूज़ करेगा वहाँ गड़बड़ होती है। उसके बाद आता है कम्बिनेशन। इलेक्टिव के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्बिनेशन का। तो अब आप पढ़ते हैं पहले कम्बिनेशन में कंट्रोल क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अपने को ये पता होना चाहिए। कम्बिनेशन बोलेंगे कब कि अपने अंदर कम्बिनेशन हुआ है। ऊपर जो दिए हुए लिमिट दी हुई है वो लिमिट अपन यहाँ से देख लेंगे। नीचे ये देखो डायग्राम में दी हुई है, टेबल फॉर्म में दी हुई है, वो यहाँ से देख लेंगे। उस पे जाने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल और ग्रुप होता क्या है। कंट्रोल का मतलब होता है इंक्लूड्स कंट्रोलिंग द अफेयर्स एंड मैनेजमेंट बाय वन और मोर एंटरप्राइजेस आइदर जॉइंटली और सिंगली ओवर अनदर एंटरप्राइजेस, वन और मोर ग्रुप आइदर जॉइंटली और सिंगली ओवर अनदर ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ग्रुप की डेफिनेशन। ग्रुप का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी और कंपनी के 26% वोटिंग पावर, 26% और मोर वोटिंग राइट्स खरीद रखे हैं किसी और कंपनी के, तो आपको बोला जाएगा कि आपको ग्रुप है आपका। ग्रुप मीन्स 2 or more enterprises which directly indirectly are in position to exercise 26% or more voting rights in other enterprises, या अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या आपने किसी और तरीके से मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। चलो यहाँ तक तो ठीक था ग्रुप का मीनिंग। और उसके बाद कहता है जो वैल्यू ऑफ द एसेट है ना, वो कैसे लेनी है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। जो ऑडिटेड बुक्स आपके जो बुक्स ऑडिट किए हुए हैं ना, वहाँ से बुक वैल्यू उठानी है आपको। इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल डेट ऑफ द प्रपोज्ड मर्जर फॉल्स रिड्यूस्ड बाय द डेप्रिसिएशन, उसके अंदर से डेप्रिसिएशन लेस कर देना। एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स इंक्लूड्स ब्रांड वैल्यू, वैल्यू ऑफ द गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, कलेक्टिव मार्क, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अगर हो तो बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस करके आपको वैल्यू दिखानी है। दो कैटेगरीज होती हैं, या तो आप एक्वायर करते हो या मर्जर करते हो। ये आपकी पुरानी लिमिट दी हुई है, 2016 के अंदर ये चेंज हो गई थी। पहली लिमिट ये थी जो आपके सामने दिखाई हुई है कि जॉइंट एसेट आपकी अगर इंडिया के अंदर 1000 करोड़ है इंडिविजुअली, और जॉइंट टर्नओवर आपका 3000 करोड़ है, और ग्रुप का टर्नओवर इसका 4 गुना। ऐसे ही इंडिया में और आउटसाइड इंडिया मिला के अगर 500 मिलियन है, और इंडियन कंपोनेंट मिनिमम इंडियन कंपोनेंट 500 करोड़ है, जॉइंट टोटल टर्नओवर 1500 मिलियन है, और इंडियन कंपोनेंट का 1500 करोड़ रुपये, ग्रुप में इसका 4 गुना होता है। फिर इन्होंने क्या करा, ये वाली लिमिट देने के बाद इन्होंने बोल दिया कि हम 2 साल के बाद ना चेक करते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एट द एक्सपायरी ऑफ एवरी 2 ईयर्स कंसल्टेशन करती है कमीशन से, और इसको ना इन्हेंस कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। तो फिर 4 मार्च 2016 को इन्होंने ना हमारे को नई लिमिट दे दी, जो हमारे पेपर के लिए रेलिवेंट है वो ये है। पुरानी भी दी हुई है, हमारे को पुरानी भी पता होनी चाहिए, लेकिन 95% चांस है कि यहीं से बनेगा पेपर के अंदर क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपने को याद नहीं करनी, अपने को पता नहीं कि यहाँ पे कोई लिमिट्स होती हैं। तो 4 मार्च 2016 को ये लिमिट आ गई थी। अब लिमिट देने के बाद भी नहीं हटे ये। अब इन्होंने नीचे बोल दिया ग्रुप मीन्स 2 or more enterprises which directly indirectly in position to at least 26% voting right appoint more than 50% of the director control। अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन डाली 4 मार्च 2016 को, और बोल दिया कि हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं, हम उसको ग्रुप बोलेंगे ही नहीं अगर वो ग्रुप एक्सरसाइजिंग करे लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स इन अदर एंटरप्राइजेस। तो हम 5 साल तक उसको ग्रुप ही नहीं बोलेंगे। ऊपर कुछ और लिख दिया, नीचे कुछ और लिख दिया, एग्जम्पशन दे दी 5 साल तक इनको 4 मार्च 2016 से कि 50% से अगर कम अगर आपकी परसेंटेज है तो हम उसको ग्रुप ही नहीं मानेंगे। और ऊपर बोला था कि अगर 26% वोटिंग ले लेते हो आप तो आपको ग्रुप मानेंगे, लेकिन 4 मार्च 2016 को 5 साल के लिए इन्होंने एग्जम्पशन दे दी। दूसरा कहते हैं वैल्यू ऑफ द एसेट शैल बी डिटरमाइंड बाय द बुक वैल्यू एसेट, ऑडिटेड वाली वही रिड्यूस बाय द डेप्रिसिएशन सेम। उसके बाद क्या कहता है, where a portion of enterprises division business is being acquired, control, merged, amalgamation under the enterprises, value of the asset portion division shall be the relevant asset turnover ले लेंगे, जो भी ऊपर दिया हुआ है मेंशन इन द पैराग्राफ उसके साथ ले लेंगे, ठीक है, बस ऑडिटेड होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या करा, नोटिफिकेशन डाल दी। नोटिफिकेशन क्या डाली, अगर रीजनल रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक आपस में कोई कम्बिनेशन करें, नेशनलाइज बैंक कोई कम्बिनेशन करें, एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग करें, या ऑयल गैस सेक्टर आपस में कोई ऐसा करें, तो 5 साल तक इनको इन्होंने एग्जम्पशन दे दी। रूरल बैंक को 5 साल तक, नेशनलाइज बैंक को 10 साल तक, और ऑयल गैस सेक्टर को 5 साल तक एग्जम्पशन दे दी। कम्बिनेशन मानेंगे ही नहीं आप, सेक्शन 5 उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो अब उसके बाद इन्होंने क्या करा देखना, गवर्नमेंट हैज एग्जम्प्टेड ग्रुप एक्सरसाइजिंग लेस देन 50%। एक बात इन्होंने और बोल दी, इफ द टारगेट एंटरप्राइजेज whose control share voting rights assets not more than 350 करोड़ रुपए और टर्नओवर not more than 1000 करोड़ रुपए। हाईलाइट कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना अच्छे से। ये जो 5 साल की एग्जम्पशन दिए इन्होंने, इनके लिए टर्नओवर की लिमिट 1000 करोड़ है और नेट एसेट 350 करोड़ है। वो पेपर के अंदर जान के आपको दूसरी लिमिट देगा और साथ में ये वाली लिमिट दे देगा। आपको ध्यान नहीं आएगा, ध्यान रखना है वहाँ पे 5 साल तक अपने को एग्जम्पशन दे दी थी। तो
5 साल तक तो अपने को एग्जम्पशन है, इस वाले 5 साल तक अपने को सिर्फ यही लिमिट चेक करनी है बस। एसेट 350 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़, इससे ऊपर है तो कॉम्बिनेशन है, नहीं तो वो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रेगुलेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इज वॉइड। अगर आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन करते हैं जो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट करता है मार्केट के ऊपर, तो उसको हम वॉइड ही मानेंगे। No enterprises or person shall enter into a combination which cause likely to cause appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India। हम उसको क्या मानेंगे? void मानेंगे। उसके बाद कहते हैं आपको नोटिस देना है, 30 दिन के अंदर अंदर। subject to provision contained in section 1, any person enterprises who और विच प्रपोज टू एंटर इनटू कॉम्बिनेशन में एट इज ऑप्शन। नोटिस देगा कमीशन को 30 दिन के अंदर अंदर। अप्रूवल ऑफ प्रपोजल रिलेटिंग टू मर्जर अमलगमेशन वगैरह 30 दिन के अंदर अपने को नोटिस देना सीसीआई को। अब कहता है अब कॉम्बिनेशन चेक करेगा सीसीआई 210 दिन तक ना, जब तक वो जवाब नहीं दे देता ना 210 दिन तक आपका कॉम्बिनेशन माना ही नहीं जाता। इसका मतलब आपका कॉम्बिनेशन हो भी गया ना तो 210 दिन तक तो आपको अप्रूवल ही नहीं मिलती। 210 days has passed from the day on which notice has been given to commission। आपने नोटिस तो कमीशन को दे दिया 30 दिन के अंदर। जिस दिन कमीशन को नोटिस मिला वहां से 210 दिन तक, या जब तक वो ऑर्डर पास नहीं कर देता, विच एवर इज अर्लियर, या तो 210 दिन पहले आ जाए या ऑर्डर पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर, तब तक आपकी इफेक्टिव डेट कॉम्बिनेशन की मानी नहीं जाती। वहां से कोई जवाब नहीं आया तो आप क्या करो, नोटिस रिसीव्ड से जो आपने नोटिस सर्व करा था वहां से 210 दिन तक देख लो। 210 दिन के बाद जैसे 210 दिन पूरे हो जाते हैं कॉम्बिनेशन आपका इफेक्टिव मान लिया जाएगा। यहाँ से भी इंस्टीट्यूट बहुत पंगे लेता है, अपने से क्वेश्चन पूछता है 210 दिन वाले पॉइंट से। The CCI to deal with the combination. Commission shall after receipt of notice deal with the notice in the accordance with the provision contained in section 29, 30, 31। अब कहता है कॉम्बिनेशन से हमने ना एग्जम्पशन दे रखी है। अगर आपका शेयर ऑफ सब्सक्रिप्शन का है, फाइनेंशियल फैसिलिटी का है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी एक्विजिशन बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक, वेंचर कैपिटल फंड। एग्रीमेंट किस टाइप का आपका, लोन एग्रीमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, और आप आपस में मिल गए तो हम आपके ऊपर कॉम्बिनेशन का सेक्शन लगाते ही नहीं, आपको हम इस एक्ट से हटा रहे हैं। The provision of section shall not apply to share subscription, financing facility, filing of information combination to CCI। आप CCI को बता देना 7 दिन के अंदर अंदर। डेट ऑफ एक्विजिशन फाइल स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। लोन एग्रीमेंट जो भी करो, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करो, 7 दिन के अंदर अंदर CCI को जरूर बता देना आप। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का मीनिंग दिया हुआ है, वेंचर कैपिटल फंड का दिया हुआ है, याद करना अपने को। उसके बाद कहता है इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट कर सकती है एवरी पर्सन एंटरप्राइज हु इज ए पार्टी ऑफ ए कॉम्बिनेशन अंडर सेक्शन 5 गिविंग नोटिस विद इन 30 डेज। 30 दिन का नोटिस देके आप एग्जाम्पशन दे सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल तक आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। तो सीसीआई को अगर लगता है मुझे एग्जाम्पशन देनी है तो 30 दिन का नोटिस देके 5 साल के लिए इनको एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। आगे नोट दिए हुए हैं, वही दिया हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, इसके अंदर एक ना ग्रीन चैनल वाला पॉइंट आता है। ग्रीन चैनल वाला पॉइंट इस चैप्टर के अंदर क्या है, अब कुछ लोगों को ना डर लगता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उनको लगता है यार ये कॉम्बिनेशन में फंस ही ना जाए, तो ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। बस सेल्फ असेसमेंट के लिए ना वो बोल देते हैं, तो उनको बोला जाता है ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल क्या होता है देखना, regulator to introduce green channel for certain specified category of combination। A combination notified under green channel would be deemed to have been approved upon filing a notice। However, a party have to self assess। कोई भी पार्टी जो सेल्फ असेस करना चाहती है, डिटरमाइन करना चाहती है कि हमारा कॉम्बिनेशन एलिजिबल है ना ग्रीन चैनल से, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ग्रीन चैनल का मतलब है कि हम सही रास्ते से जा रहे हैं। ग्रीन लाइट क्या होती है, चलो आगे चलो। तो ऐसी ग्रीन चैनल है कि हम सही चल रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक बार आप चेक कर लो, कोई एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा। जैसे मान लो मेरी कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है हम आपस में, तो मैंने कहा यार आप एक बार चेक करवा लेते हैं, जहाँ तक अपने को नॉलेज है वहाँ तक तो कोई गड़बड़ अपन नहीं करी। एक बार आप अथॉरिटी से और पूछ लेते हैं भी हमारे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ग्रीन चैनल ये वाली फैसिलिटी है जहाँ पे आपकी असेसमेंट हो जाती है कि हाँ तो सही है, आगे चल कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये आ गई हमारी अथॉरिटी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारी देख रेख कर रही है। विद इफेक्ट फ्रॉम सच सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट कर सकती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नेचर क्या होता है, ये परपेचुअल बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी की तरह। एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोजल कर सकती है, किसी के नाम पे केस कर सकती है, कोई इसके ऊपर केस कर सकता है। हेड ऑफिस कहाँ है इसका, हेड ऑफिस इसका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वैसे हेड ऑफिस कमीशन शैल बी सच प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे टाइम टू टाइम। फिलहाल इन्होंने न्यू दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है, अदर प्लेस भी हो सकता है ऑफिस इसके। इसके अंदर 2 पर्सन होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर होंगे, मैक्सिमम 6 मेंबर होंगे। एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर, मैक्सिमम 6 मेंबर। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये है इसके अंदर, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूट ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया पेपर के अंदर कि चेयरपर्सन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बिना किसी की हेल्प लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, 15 साल का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग,
स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस किस चीज़ का? जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर और कंपटीशन मैटर। चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स जो होते हैं वो होल टाइम मेंबर्स होते हैं, उनको पूरा दिन ऑफिस के अंदर बैठना जरूरी होगा। उसके बाद कहता है चेयरपर्सन अदर मेंबर ऑफ द कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम ए पैनल। कहाँ से सिलेक्शन होती है इनकी? एक पैनल दिया जाता है सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, वहाँ से इनकी सिलेक्शन हो जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनी सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन से होते हैं? ये लोग होते हैं। यहाँ पर यहाँ से छाप देंगे अगर पेपर के अंदर आ जाता है। टर्म्स दी हुई है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट शैल बी पीरियड 1 ईयर और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूशन। मैनर ऑफ सिलेक्शन पूछ ले अपने से, ये एक सिंपल रीडिंग टॉपिक है। टर्म्स कितने टाइम तक ये रहेंगे? 5 साल की इनकी टर्म्स होती है और रीअपॉइंटमेंट भी अलाउड है। यहाँ पे ध्यान रखना, रीअपॉइंटमेंट अलाउड है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में ये चेयरपर्सन और मेंबर दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एज इनकी 65 साल होती है। अब मान लो जिसकी एज ही 65 साल पहले होगी तो उसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। मैक्सिमम एज है 65 साल। अब मान लो किसी की एज 61 ईयर है, उसकी मैंने अपॉइंटमेंट कर दी चेयरपर्सन के पोस्ट पे। अब जैसे उसकी एज 65 ईयर हुई तो उसको वहाँ से हटना पड़ेगा क्योंकि उसकी एज 65 ईयर होगी। अब रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो? रीअपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकते इसको। और मान लो एक बंदा जिसकी एज ही 45 साल है तो वो तो 5-5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा जब तक वो 65 का नहीं हो जाता। वैकेंसी होगी, किसी की डेथ की वजह से वैकेंसी हो सकती है, वैकेंसी को फाइल अप कर दिया जाएगा। और कहते हैं मान लो जब तक नया बंदा नहीं आ जाता जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ना वो चेयरपर्सन का काम करता रहेगा। अगर वैकेंसी हो जाती है चेयरपर्सन की रीजन ऑफ इस डेथ रेजिग्नेशन, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ना उनके अंदर से सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, जो मेंबर थे 2 से लेकर 6 तक, उनमें जो सबसे सीनियर बंदा होगा जो, उसको हम क्या बना देंगे? चेयरपर्सन बना देंगे, जब तक नया बंदा नहीं आ जाता चेयरपर्सन। सीनियर मोस्ट मेंबर शैल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ चेयरपर्सन until the date which the chairperson resume the charge of the function। नीचे भाई एग्जांपल दे दीजिए, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया पहले से ही। उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, एज उसकी 61 ईयर है, 65 साल में उसको छोड़ना पड़ेगा, रीअपॉइंटमेंट हो नहीं सकती इसकी। रेजिग्नेशन, रिमूवल, सस्पेंशन की बात करें तो अगर कोई भी चेयरपर्सन हटना चाहता है तो कम से कम 3 महीने का नोटिस देगा तो ही हटेगा, नहीं तो नहीं हट सकता। तो नोटिस देके जाएगा। प्रोवाइडेड चेयरपर्सन मेंबर अनलेस ही परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर इन हिज ऑफिस सुंदर कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, जब तक उसके 3 महीने पूरे नहीं हो जाते, या फिर वो कोई नया बंदा आ नहीं जाता, या उसका टाइम पूरा हो जाए। इन तीनों में से जो चीज़ पहले होगी ना वो हट जाएगा। मान लो उसके पड़े 2 महीने हैं, 2 महीने बाद तो उसने रिटायर ही होना था, वो 2 महीने पहले रिटायर होना चाहता है और 2 महीने बाद तो वो 65 साल का होने वाला है। तो 2 महीने और 3 महीने, और जब तक नया बंदा नहीं आ जाता, विच एवर इज अर्लियर। मान लो नया बंदा 7 दिन में ही आ गया तो 7 दिन बाद इसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, इसको हटाना पड़ जाएगा, हट जाएगा ये। मान लो नया बंदा आया ही नहीं तो क्या करेंगे? 2 महीने और 3 महीने, विच एवर इज अर्लियर 2 महीने, फिर ये 65 साल का ही हो गया। तो जो चीज़ पहले हो जाए तब ये हट जाएगा। रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर को अगर आपको हटाना है ना, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो आप उसको हटा सकते हो, या वो एंगेज्ड हो गया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ ऑफिस, पेड एम्प्लॉयमेंट में कहीं चला गया, या उसने कोई कन्विक्शन कर दिया, मोरल टर्पिट्यूड, या आपको लगता है वो उसने कोई फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट गेन कर लिया, या अब्यूज हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है, हैज बिकम फिजिकली मेंटली इनकेपेबल हो गया। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी और ई। ये प्रूव करने ना बड़े वो हो जाते हैं, आप प्रूव नहीं कर सकते कि बंदा ना यार फाइनेंशियल इंटरेस्ट को गेन करके बैठा है या उसने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है। इसको प्रूव करना ना इतना आसान नहीं होता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ना ली जाए। तो जो ये डी और ई पॉइंट है ना, फाइनेंशियल और पोजीशन वाला, अब्यूज हिज पोजीशन वाला, इस केस में अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हो ना तो सुप्रीम कोर्ट को एक बार जरूर बुला लो। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, फिर ही आप उसको हटा सकते हैं। नो मेंबर शैल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ग्राउंड, क्लोज डी और ई, अनलेस सुप्रीम कोर्ट ऑन ए रेफरेंस, जब तक सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस ना दे दे आप इसको हटा नहीं सकते। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन दी हुई एम्प्लॉयमेंट चेयरपर्सन की। अब मान लो चेयरपर्सन यहाँ से मेंबर हट गए, यहाँ से चले गए, तो क्या हो सकता है? वो ना गड़बड़ कर सकते हैं। मान लो उनको पता था 6 महीने बाद हमने हटने हैं, तो वो जिस कंपनी का वो केस कर रहे थे ना, जहाँ पे ये केस लगा था, सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, मान लो सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, मेंबर और चेयरपर्सन को मैंने वहाँ पे भेजा हुआ था, उस कंपनी वाले ने इनको कहा कि हमारे को ना तुम फंसाना मत, 6 महीने बाद ना हम आपको यहाँ पे ऑफर कर लेंगे, सीईओ बना दूंगा मैं आपको कंपनी का, बस आप मेरे को ना केस में फंसने मत दो। तो चेयरपर्सन को ये सुन के ना दिमाग खराब हो गया उसका। तो वो कहता है मेरी वहाँ से तो रिटायरमेंट है अभी 6 महीने बाद, और ये मेरे को कंपनी का सीईओ बना रहा है, चल मैं इसका केस आप गवर्नमेंट को बताते ही नहीं। तो ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है, पकड़े जाओगे। तो गवर्नमेंट ने ना प्रोविजन बना दिया पहले से ही कि अगर आप यहाँ से हटते हो ना, अगर सीसीआई की आप चेयरपर्सन और मेंबरशिप छोड़ते हो, जैसे आप रिटायर होते हो तो 2 साल तक आप उस कंपनी में काम नहीं करोगे जिस कंपनी का केस आपने ड्यूरिंग द टेंडर देखा था। चेयरपर्सन अदर मेंबर शैल नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीज्ड होल्ड ऑफिस, जब आपने ऑफिस को सीज करा हो
2 साल तक आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाओगे। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको कोई काम करवाना चाहती है, सरकारी काम कर सकते हो आप, प्राइवेट काम के लिए आप रोक देंगे आपको, आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, सरकारी काम कर सकते हो आप। तो ये चोरी ठगियाँ ये बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लेके आया था कि कोई गलत यूज़ ना हो जाए। बाकी कहता है एडमिनिस्ट्रेशन पावर के चेयरपर्सन शैल हैव पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मे डेलीगेट सच पावर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर ऑफ द कमीशन एज मे थिंक फिट, अदर मेंबर को दे सकता है। सैलरी उसकी प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर जैसी होती है वैसे होगी, और वैसे इन्होंने बताई हुई है चेयरपर्सन की 4 लाख पर मंथ होती है और मेंबर्स की 3,75,000 पर मंथ सैलरी तो अच्छी खासी है इनकी। उसके बाद कहता है वैकेंसी एटसेट्रा नोट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ कमीशन। अगर मान लो बाद में पता चलता है कि कंप्लीट हमने ना कई बार क्या होता है चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट कर दी, बाद में पता चला उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था, ठीक है, तो अब उसने काम तो कर दिया, अब 8 महीने बाद आपको लगा कि उसकी जो अपॉइंटमेंट थी ना वो अपॉइंटमेंट सही नहीं थी, अब 8 महीने जो उसने काम कर दिया ना वो काम उसका वैलिड माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि उसने जो काम भी करा ना 8 महीने वो भी गलत होगा। तो एनी वैकेंसी, एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट, एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ कमीशन, इनकी वजह से उसके द्वारा किया हुआ काम प्रोसीडिंग वो हम इनवैलिड नहीं कर देंगे। तो इसके द्वारा किया हुआ काम बिल्कुल वैलिड रहेगा, कोई भी इनवैलिड नहीं होगा। उसके बाद कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन देगी डीजी को अपॉइंट कर सकती है पर्पस ऑफ द असिस्टिंग द कमीशन इन कनेक्टिंग इंक्वायरी एंड कॉन्फर्मेशन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इंक्वायरी वगैरह के लिए आप डीजी को अपॉइंट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ अदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, सर्च ऑफिसर जो भी आपको लगे, ठीक है, शैल बी में भी एज प्रिस्क्राइब्ड आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। डायरेक्टर जनरल एक्सरसाइज कंट्रोल करेगा, उसके साथ हेल्प करेगा, उसकी सैलरी उसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर जो भी होंगी। एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारे के सारे सब्जेक्ट की उनको नॉलेज होनी चाहिए। सेक्रेटरी ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय विद द कमीशन, कमीशन में अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफिसर एम्प्लॉय विद कंसीडर नेसेसरी, जो काम के लिए जरूरी हो अपॉइंट कर सकता है। बिल्कुल सिंपल है, उनको भी नॉलेज होनी चाहिए।